हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन हम पढ़ रहे थे और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप। परिकल्पना क्या होती है, उसकी अवधारणा क्या है, प्रकृति कैसी है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। साथ ही साथ हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको PDFs अवेलेबल होती हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हाइपो मीन्स लेस देन एंड थीसिस विच मीन्स लेस देन अ थीसिस। यानी क्या हुआ, हाइपोथेसिस का मतलब हुआ, हाइपोथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हो गया हाइपो और दूसरा है थीसिस। ठीक है, हाइपो का मतलब हुआ लेस देन और थीसिस का मतलब होता है रिसर्च या थीसिस। ठीक है, यानी एक थीसिस से जो चीज़ एक कम है, एक स्टेप कम है, वही क्या होती है, हाइपोथेसिस। इट इज़ द प्रिजम्पटिव स्टेटमेंट ऑफ अ प्रपोजिशन और अ रीजनेबल गेस। क्या होता है, हाइपोथेसिस जो होती है वो एक प्रिजम्पटिव स्टेटमेंट होता है कि यानी किस तरीके से आगे जो हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो एक रीजनेबल गेस होता है ये हमारा, बेस्ड अपॉन अवेलेबल एविडेंसेस विच द रिसर्चर सीक्स टू प्रूव थ्रू हिज और हर स्टडी। यानी ये क्या होता है, ये एक अवेलेबल एविडेंसेस के आधार पर लगाया गया रीजनेबल गेस होता है जो कि रिसर्चर लगाता है ताकि वो अपनी स्टडी को प्रूव कर सके। ठीक है, द हाइपोथेसिस टेल्स द रिसर्चर व्हाट टू डू एंड व्हाई टू डू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो हाइपोथेसिस है ये हमें बताती है कि रिसर्चर को क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो रिसर्चर जो होता है हाइपोथेसिस बना करके उसको टेस्ट करता है ताकि हमें हमारा जो परिणाम है वो मिल सके। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस दो वर्ड से मिला हुआ एक शब्द है, हाइपो एंड थीसिस। हाइपो मीन्स होता है लेस देन और थीसिस का मतलब थीसिस। ठीक है, लेस देन अ थीसिस मीन्स हाइपोथेसिस। ठीक है, और ये एक प्रिजम्पटिव स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर देता है अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, हाइपोथेसिस दस रेफर्स टू अ कंजंक्चर स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस जो होती है वो समस्या के बारे में हमारा एक प्रिजम्पटिव यानी कि एक समाधान की तरफ आगे बढ़ने वाला अनुमानित, जो बोलते हैं उसको अनुमानित कथन होता है। ठीक है, विच द रिसर्चर गोज ऑन टू वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय हिम। और जिसको रिसर्चर आगे फॉलो करता हुआ जाता है और उसी के बेस पर जो हमारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसका यूज़ करते हुए, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए उसे टेस्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, इट इज़ सेड टू बी हच skewed guess and supposition about what may be the answer to the problem। सबसे पहले रिसर्चर एक प्रॉब्लम सर्च करता है, प्रॉब्लम को सर्च करने के बाद फिर रिसर्चर बनाता है हाइपोथेसिस कि इस रिसर्च का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक प्रिजम्पटिव जो सॉल्यूशन होता है वो पहले से ही सोच के रखता है और फिर उसी सॉल्यूशन की तरफ वो आगे बढ़ता है। उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए वो जो भी एविडेंसेस मिलते हैं उनको कलेक्ट करता है और फिर उनको एनालाइज करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, it is a statement which is tested in the terms of relationship or prediction etc which after testing is either accepted or rejected। अब मान लीजिए जो उसने डेटा कलेक्ट किया, जो उसने इन्फॉर्मेशन गैदर की, उसके बेस पे उसने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। अब हाइपोथेसिस को जब वो टेस्ट करता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो एक्सेप्ट हो जाती है या तो वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो उसने स्टेटमेंट पहले बनाया था जिसे हम हाइपोथेसिस बोल रहे हैं वो सही भी हो सकता है लास्ट में और गलत भी हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का नेचर कैसा होता है, द हाइपोथेसिस इज अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक क्लियर स्टेटमेंट होता है कि हम क्या इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। इट शुड बी स्पेसिफाइड बिफोर रिसर्च इज कंडक्टेड एंड ओपनली स्टेटेड इन रिपोर्टिंग द रिजल्ट। दिस अलाउज टू मीन्स रिसर्च जो भी होती है, रिसर्च करने से पहले ही हमें ओपनली बताना होता है कि हम एग्जैक्टली क्या रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, कैसे, पहला पॉइंट हमारा आइडेंटिफाई द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। आइडेंटिफाई द की एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन द रिसर्च। इसी के बेस पर हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे की एब्स्ट्रैक्ट क्या है, वो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जिनको हमें यहाँ पर निकाल करके लाना है जिससे हमारी हाइपोथेसिस या तो सही प्रूव हो जाए या तो गलत प्रूव हो जाए।
अगला पॉइंट है आइडेंटिफाई इट्स रिलेशनशिप टू बोथ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द लिटरेचर रिव्यू। साथ ही साथ हमें हाइपोथेसिस का रिलेशन बताना होता है किससे, प्रॉब्लम के साथ में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ में, साथ ही साथ जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया है उसके साथ में। ठीक है, अगला पॉइंट है अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी साइंटिफिकली सॉल्व्ड अनलेस इट इज रिड्यूस टू हाइपोथेसिस फॉर्म। और किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक हम उसको की हाइपोथेसिस नहीं बना लेते। मान लीजिए आपकी कोई समस्या है और आपने उसका एक प्रिजम्पटिव सॉल्यूशन सोच लिया है, फिर आप उस समस्या के लिए उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और उस सॉल्यूशन की तरफ जब आप बढ़ रहे होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, अगर उस सॉल्यूशन तक आप एग्जैक्टली वैसा ही पहुंच गए तो वो सॉल्यूशन ठीक है, अदरवाइज समस्या में कोई प्रॉब्लम है, यानी हमारी जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इट इज़ पावरफुल टूल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज कंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड कंड्यूसिव टू फर्दर इंक्वायरी। अब ये जो होती है हाइपोथेसिस, ये क्या है, एक पावरफुल टूल है नॉलेज को आगे बढ़ाने में, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में, एग्जिस्टिंग नॉलेज और कंड्यूसिव को फर्दर इंक्वायरी करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा इट कैन बी टेस्ट एज वेरीफिएबल एंड फॉल्सिफिएबल। इसको टेस्ट भी किया जाता है, हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर रहे हैं, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं और अगर गलत होती है तो उसे फॉल्सिएबल भी कर देते हैं या साबित करते हैं, या तो नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगी या फिर वो हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। अगला पॉइंट है हाइपोथेसिस आर नॉट मॉरल और एथिकल क्वेश्चन। ये किसी भी तरीके से हमारा मॉरल और एथिकल क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के द्वारा बनाया गया एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है कि हो सकता है ये ठीक हो जाए, ये नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसमें एथिकल और मॉरलिटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा इट इज़ नीदर टू स्पेसिफिक नॉर टू जनरल। ना तो ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है ना ही बहुत जनरल होता है। आप जनरली स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, आप कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हो। अगर स्टेटमेंट स्पेसिफिक हो गया मतलब वो चीज़ प्रूव हो चुकी है, और जनरल स्टेटमेंट तो कोई भी दे सकता है। तो क्या हुआ, ना तो ये जनरल होता है ना ही स्पेसिफिक होता है, ये दोनों के बीच में होता है। अगर ये चीज़ प्रूव हो गई तो वो स्पेसिफिक में चली जाती है, नहीं हो पाई तो एक ये जनरल स्टेटमेंट बना रहता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में अभी स्टेटमेंट होता है। अगला पॉइंट हमारा इट इज़ प्रेडिक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे परिणामों की ये भविष्यवाणी है कि हमारे परिणाम क्या आएगा, उसी चीज़ की तो हम बात कर रहे हैं। हमने जो रिसर्च प्रॉब्लम सोची उसका क्या अंतिम परिणाम होगा, वही हमारी हाइपोथेसिस है और उसी को हम टेस्ट कर रहे हैं। यानी हमारे पास क्वेश्चन भी है, हमारे पास सॉल्यूशन भी है, और इन दोनों के बीच के प्रोसेस को हमें डेवलप करना है, यही होती है रिसर्च। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा इट इज़ कंसिडर्ड वैल्यूएबल इवन इफ प्रूवन फॉल्स। इसे फिर भी अच्छा माना जाता है, इसे फिर भी फ्रूटफुल माना जाता है, चाहे इसका परिणाम गलत ही क्यों ना आए। ठीक है, यानी मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसका कोई सॉल्यूशन सोचा, ठीक है, अब आपने जब उसको पूरा सॉल्व किया तो पता चला इसका सॉल्यूशन ये ना हो करके कुछ दूसरा है, लेकिन फिर भी आपकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो सही है और वो आपके लिए फ्रूटफुल है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ही आप वहाँ तक पहुँचे हैं, आप एग्जैक्ट नॉलेज तक पहुँचे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। अब गुड हाइपोथेसिस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम उसे समझ लेते हैं, ताकि आप जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो आपको हाइपोथेसिस किस तरीके से बनानी चाहिए वो चीज़ समझ में आएगी। अ गुड हाइपोथेसिस मस्ट बी बेस्ड ऑन अ गुड रिसर्च क्वेश्चन। हाइपोथेसिस जो होती है, एक अच्छी हाइपोथेसिस, वो डिपेंड करती है गुड रिसर्च क्वेश्चन पे। जितना अच्छा आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा, यानी प्रॉब्लम पहले आपको पता होनी चाहिए, उस प्रॉब्लम से आप अपना रिसर्च क्वेश्चन निकालते हैं, फिर उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी कि उसका एक एस्टिमेटेड सॉल्यूशन सोचते हैं। ठीक है, इट शुड बी सिंपल, स्पेसिफिक एंड स्टेटेड इन एडवांस। हमेशा क्या किया जाता है, ये एक सिंपल रखा जाता है, स्पेसिफिक रखा जाता है, और हमेशा से स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है। रिसर्च जब शुरू होती है उसके स्टार्टिंग में ही इसलिए बता दिया जाता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमारी हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, सो अ हाइपोथेसिस कुड बी कॉल्ड एज अ गुड हाइपोथेसिस इफ इट इज पजेसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक हाइपोथेसिस को गुड हाइपोथेसिस तब माना जाता है जब ये फॉलोइंग पॉइंट्स को फॉलो करती है। कौन से हैं? पहला पॉइंट हमारा हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल सो दैट इट इज इजीली अंडरस्टूड बाय एवरीवन। इतनी सिंपल होनी चाहिए कि सब समझ सके। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट है हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इफ द हाइपोथेसिस इज नॉट क्लियर एंड प्रिसाइज द इन्फरेंसेस ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कैन नॉट बी टेकन एज रिलायबल। अगर ये प्रिसाइज नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, तो इससे जो इन्फरेंसेस निकलेंगे वो भी सही नहीं होंगे, वो भी रिलाई करने लायक नहीं होंगे, उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा हाइपोथेसिस शुड बी
कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। हाइपोथेसिस जो हो वो कैसी हो, उसको हम टेस्ट कर सकें। ऐसा ना हो आपने कुछ भी सॉल्यूशन सोच लिया, कुछ भी नहीं सोचना है। एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए वो कैसा होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम टेस्ट कर सकें। अगला पॉइंट है हाइपोथेसिस शुड स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब जो हाइपोथेसिस है हमारी, वो 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं आपकी स्टडी के, उन सभी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को दिखाती हुई होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा हाइपोथेसिस शुड बी कंसिस्टेंट विद मोर नोन फैक्ट। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। यानी क्या है कि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा नोन फैक्ट हों, और ताकि क्या हो सके, उसकी टेस्टिंग आसानी से की जा सके। अगर हमारे पास कोई भी नोन फैक्ट नहीं होगा तो हम कैसे उसको टेस्ट करेंगे, और क्या तरीका होगा उसको टेस्ट करने का। इसीलिए हमारे पास नोन फैक्ट होने चाहिए, जिससे क्या हो सके, ताकि हमारी जो रिसर्च है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट की जा सके। लास्ट पॉइंट है हमारा द हाइपोथेसिस मस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट दैट गिव राइज टू द नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। इट मस्ट एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाट इट क्लेम्स टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसको क्या एक्सप्लेन करना होता है कि नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, पूरी नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करना होता है। हमारी आवश्यकता क्या है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसको उसी तरीके से दिखना चाहिए जो चीज़ वो एक्सप्लेन करना चाहता है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड दे आर, कौन कौन सी है। पहली है सिंपल हाइपोथेसिस, दूसरी है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, तीसरी है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, चौथी है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, पांचवी है नल हाइपोथेसिस, छठी है एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस के बहुत सारे टाइप हैं, हम समझते हैं इनको क्या क्या है, ये इनका क्या मीन्स है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल हाइपोथेसिस की। It shows a relationship between one dependent variable and a single independent variable। जो सिंपल हाइपोथेसिस होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, मतलब वो बिल्कुल ही सिंपल है। सिंपल से मतलब जब कोई चीज़ सिंगल चीज़ों में चले, यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपको एक का रिलेशन दूसरे में निकालना है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गई, सिंपल हाइपोथेसिस हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ईट मोर वेजिटेबल्स यू विल लूज वेट फास्टर। हेयर ईटिंग मोर वेजिटेबल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल while losing weight is a dependent variable। 2 वेरिएबल हो गए, हमें इन दोनों को टेस्ट करना है, काम खत्म। ठीक है, तो सिंपल हाइपोथेसिस क्या हो गई, जिसमें एक वेरिएबल हो इंडिपेंडेंट और एक वेरिएबल हो डिपेंडेंट, और इन दोनों के बीच की हमें रिलेशनशिप निकालनी है। ऐसी हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस। ठीक है, अगली आ जाती है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल और एंड 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Eating more vegetable and fruit lead to weight loss, glowing skin and reduce the risk of many diseases such as heart disease। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम इस वाले में देख रहे हैं eating more vegetables and fruits, 2 वेरिएबल ये हो गए। इसके अलावा अब इससे क्या होता है, वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन, और ये बीमारियों से बचाता है। तो 3 वेरिएबल इधर हो गए। टोटल वेरिएबल कितने हो गए, 5। जितने ज़्यादा वेरिएबल स्टडी उतनी कॉम्प्लेक्स, और जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टडी हो जाएगी उतनी ही कॉम्प्लेक्स हमारी हाइपोथेसिस बनेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सिंपल हाइपोथेसिस वो हो गई जिसमें आपके पास एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट, एक होगा डिपेंडेंट, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। कॉम्प्लेक्स वाले में 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 वेरिएबल हो सकते हैं, 4 वेरिएबल हो सकते हैं डिपेंडेंट, और ऐसे ही 4-5 वेरिएबल हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, और इन चारों पांचों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। यही क्या होती है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, अगली आ जाती है हमारी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या दिशात्मक परिकल्पना। इट शोज हाउ अ रिसर्चर इज इंटेलेक्चुअल एंड कमिटेड टू अ पर्टिकुलर आउटकम। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल कैन बी predict its nature. For example, children aged 4 years eating proper food over a 5-year period are having higher IQ level than children not having a proper meal. This shows the effect and direction of the effect. इसको हम समझ रहे हैं एग्जाम्पल से। Children aged 4 years, 4 साल के बच्चे हैं, eating proper food over a 5-year period। ठीक है, यानी क्या हुआ, 4 साल के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर फूड दिया जा रहा है और 5 साल तक ये किया गया। अब देखा गया कि क्या हुआ, उनका जो IQ लेवल था वो बढ़ गया। ठीक है, लगातार उनको खाना दिया गया, 5 सालों तक हेल्दी खाना दिया गया, और देखा गया 5 साल बाद उनके IQ लेवल में काफ़ी चेंज आया। लेकिन जिन बच्चों को प्रॉपर मील नहीं मिला, उनके जो IQ लेवल था उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। तो ये जो हाइपोथेसिस बनी है, ये हाइपोथेसिस कैसी हो गई, ये एक इफेक्टिव और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो जाती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अगला आ जाता है हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस।
इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ नो थ्योरी इन्वॉल्व। ये कब तब यूज़ की जाती है जब कोई थ्योरी इन्वॉल्व नहीं होती है। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये तब यूज़ की जाती है जब दो जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप हो विदाउट प्रिडिक्टिंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। जब हमें ये ना पता हो कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। ऊपर वाले जो हमारी डायरेक्शनल होती है उसमें हमको ये पता होता है कि कौन सा वेरिएबल किस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है, इसमें हमें यही नहीं समझ आता है कि कौन सा वेरिएबल किस पर डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके की परिकल्पना क्या हो जाती है, जो हमारी गैर दिशात्मक परिकल्पना हो जाती है। और जो डायरेक्शनल हो गई उसकी डायरेक्शन हमको पता होती है, ठीक है। अगली हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस। इट प्रोवाइड्स अ स्टेटमेंट विच इज कॉन्ट्रेरी टू अ हाइपोथेसिस। क्या हो गया, ये हमें एक ऐसा स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है जो कि कॉन्ट्रेरी होता है, विपरीत होता है किसके, हमारी हाइपोथेसिस के। इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और इसका सिंबल क्या होता है, H0, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है नल हाइपोथेसिस का, ठीक है। नल हाइपोथेसिस जो होता है वो हमारी हाइपोथेसिस के जस्ट अपोजिट होता है स्टेटमेंट। और साथ ही साथ ये कहता है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस की। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस अकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्टिंग इन अ चेंज इन द अदर वेरिएबल, whereas the causal hypothesis proposes a cause and effect interaction between two or more variables, ठीक है। एसोसिएटिव या कैजुअल हाइपोथेसिस क्या होती है, ऐसी हाइपोथेसिस जो एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी दूसरे पर दिखाती है, ठीक है। जब हम किसी एक वेरिएबल में कोई चेंज लाते हैं तो दूसरे वेरिएबल में अपने आप चेंज होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैजुअल, यानी कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कैजुअल हाइपोथेसिस या एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, यानी एक चीज़ दूसरे से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। इसमें तो उम्मीद करता हूँ पूरी हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गई होगी। हमने इसमें इसके नेचर को समझा, करैक्टरिस्टिक्स को समझा, इसके टाइप्स को समझा, ठीक है। और हाइपोथेसिस बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।